Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, आज बात करने वाले हैं अधिगम अक्षमता या निर्योग्यता वाले बालकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इसमें मैंने 15 प्रश्न बनाए हैं और ये 15 प्रश्न जो लिए गए हैं वो पिछले जो एग्ज़ामों में प्रश्न आए हैं और जो आगे एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। तो मित्रों, ये मैंने अधिगम अक्षमता पढ़ा चुका हूँ, लेकिन देखो, एक आपके अधिगम के टॉपिक में भी ये टॉपिक है, तो 14-15 प्रकार की ये अक्षमता होती है और यहाँ पर मैंने आपको व्यक्तिगत विभिन्नता में ये पढ़ाया है। एक दोस्त का कमेंट आया था कि सर ये इकाई 4 में है। हाँ भैया, 4 में है, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत भी ये चीज़ आती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे भी ये पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर इच्छा हो तो वहाँ पे भी मैं विस्तृत रूप से इसको पढ़ा दूंगा। शुरू करते हैं प्रश्नों को। ये टॉपिक क्लियर करा दिया है 5वें नंबर पे अधिगम नियोग्य बालकों में। तो मित्रों, पहला प्रश्न आता है, देखिए पहले प्रश्न को। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाती है। जिस लैंग्वेज में एग्जाम में प्रश्न आते हैं वैसे ही प्रश्न लिए गए हैं यहाँ पे। तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं या ध्यान अभाव कहते हैं। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है। लिखावट में तो राइट आंसर रहेगा डिसग्राफिया। ठीक है, अच्छी तरह से बताया था। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ पे तो लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, चित्रांकन करते हैं, लिखना, ये सभी डिसग्राफिया में आ जाती है। अतः कौन सा विकल्प सही रहेगा? तीसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न को समझिए। अधिगम नियोग्यता का लक्षण कौन सा है? भागने की प्रवृत्ति का होना, अशांत व ऊर्जावान होना, अवधान संबंधी विकार का होना और अभिप्रेरणा का अभाव होना। तो मित्रों, राइट आंसर ये बताना है कि अधिगम नियोग्यता का लक्षण इनमें से कौन सा है। साथियों, राइट आंसर है अवधान संबंधी विकार होना। ठीक है, ये मैंने आपको अधिगम नियोग्य बालकों की जो विशेषताएं हैं वहां पर लिखाया था कि इनमें अवधान संबंधी विकार पाया जाता है। ये एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही रहेगा? तीसरा विकल्प। ठीक है, कमेंट करके जरूर जाना जितने प्रश्न आपके सही होते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है मित्रों, ये यहाँ से रिक्त स्थान है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम है। तो रिक्त स्थान की जगह कौन सा शब्द आएगा? तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया और इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा समझिए प्रश्न को, इसका राइट आंसर बताइए। साथियों, इसका राइट आंसर है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम है। अब देखो, प्रश्न को समझो। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्य, इसका मतलब ये हुआ कि अपना दिमाग तो कुछ और कह रहा है और अपना कृत्य मतलब अपने कार्य कुछ और हो रहे हैं, दोनों में भिन्नता पाई जाती है। तो वो होता है डिसलेक्सिया का परिणाम। किसका परिणाम स्वरूप होती है ये चीजें? डिसलेक्सिया। कि दिमाग तो कोई और कार्य करने को लिए कह रहा है, लेकिन हाथ पैर उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, दूसरा कार्य कर रहे हैं, तो उसको ही डिसलेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न है, वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि इत्यादि विशेषता किनकी है? धीमी गति से सीखने वाले बालकों की, सामान्य अधिगमकर्ताओं की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की और अधिगम नियोग्य बालकों की। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों, राइट आंसर रहेगा अधिगम नियोग्य बालकों की। देखो, अधिगम नियोग्य बालक वर्तनी में कठिनाई आती है, वाचन में कठिनाई आती है, गणना करने में कठिनाई आती है। इनकी बुद्धि सामान्य बालकों की तरह होती है। कितनी लिखाई थी मैंने? बुद्धि लब्धि 100 लिखाई थी ना, सामान्य बुद्धि बालक। तो ये सभी विशेषताएं किन बालकों की होती है? अधिगम नियोग्य बालकों की होती है। कौन सा विकल्प? चौथा सही विकल्प है इसका। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न है, वाणी दोष नहीं है, कौन सा? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना और तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो कौन सा वाणी दोष नहीं है? समझिए प्रश्न को और फिर उत्तर देना है, गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न। साथियों, राइट आंसर है दूसरा विकल्प। भाई, वाणी दोष नहीं है
तो धीमी गति से बोल रहा है, कोई कोई तेज गति से बोल रहा है, ये थोड़ी वाणी दोष होता है यार। देखो अस्पष्ट वाणी, तो ये तो वाणी दोष, सकलाना तुतलाना वाणी, अस्पष्ट उच्चारण यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी वाणी दोष। लेकिन धीमी गति से कोई बोलता है या कोई तीव्र गति से बोलता है तो इसको आप वाणी दोष नहीं कह सकते। अतः कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। डिसलेक्सिया में बच्चों की परेशानी होती है पढ़ने लिखने में, सोचने में, याद करने में और ध्यान रखने में। तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए कि डिसलेक्सिया में बच्चों को क्या परेशानी आती है। इसका सही आंसर है पढ़ने लिखने में। अब देखो लिखना तो डिस्ग्राफिया में आ जाता है, लेकिन यहाँ पढ़ना शब्द है। अब देखो सोचना तो गलत है ही है, ध्यान रखना भी गलत है, याद करना भी गलत है। तो यहाँ पे वैसे लिखना डिस्ग्राफिया में आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पढ़ना शब्द आ रहा है। अतः ये विकल्प नंबर 1 ही सही माना जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प। अगर अलग से सिर्फ पठन नहीं होता तो फिर वो सही रहता। प्रश्न नंबर 7 है, 7वां प्रश्न है। एक बच्चा जो सा और वाज में न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है तो उसमें कौन सा विकार है? शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सीमिया, डिसलेक्सिया और डिस्मोर्फिया। डिसलेक्सीमिया और डिसलेक्सिया दोनों अलग अलग होते हैं। डिस्मोर्फिया या शब्द जम्बलिंग विकार। तो देखो मतलब एक जैसे शब्द है, इनमें अंतर नहीं कर पा रहे, तो उसमें मित्रों राइट आंसर रहेगा डिसलेक्सिया। क्या रहेगा? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है? पठन संबंधी विकार, पढ़ने संबंधी। अब देखो जैसे लकड़ी को लड़की पढ़ रहा है, ऐसे ही सा को वाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर, मतलब इनमें अंतर कहाँ कर पा रहा है। तो एक जैसे शब्दों में यदि कोई अंतर नहीं कर पाता है तो वहां पर डिसलेक्सिया ही राइट आंसर रहता है। प्रश्न नंबर 8 है। तो अधिगम निर्योग्यता है, 8वां प्रश्न है। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे और कोई नहीं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि अधिगम निर्योग्यता क्या है। बिल्कुल इसी लेवल से एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आपके हिसाब से भी बता के जाना कि आपको प्रश्न कैसे लगे। तो राइट आंसर बताइए इसका। साथियों इसका राइट आंसर है कि स्थिर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक स्थिर अवस्था, कि कोई बालक है अधिगम निर्योग्य तो वो अधिगम निर्योग्य बालक ही रहेगा, उसमें वो विकार है तो वो विकार जरूर रहेगा। ठीक है, एक स्थिर अवस्था है। पहला विकल्प यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9वां प्रश्न है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में और दिल्ली में। तो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, लिख लेना अगर याद नहीं हो तो। मित्रों राइट आंसर है देहरादून में। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है। यदि एक बालक 16 को 61 लिखता है एवं 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो वह है दृष्टि दोष, सीखने में अक्षम, मानसिक दोष या मानसिक क्षय। तो इसका सही आंसर बताइए कि 16 को तो 61 लिख रहा है और 6 और डी में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो मित्रों इसका सही आंसर आता है सीखने में अक्षम। क्या है वो? सीखने में अक्षम। वो उसमें अधिगम नियोग्यता नाम का अधिगम विकार उसमें पाया जाता है। ठीक है, दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? मानसिक क्षमता से, लिखने की क्षमता से, पढ़ने की क्षमता से और शारीरिक अक्षमता से। तो कौन सा डिसलेक्सिया का मतलब क्या रहेगा? मित्रों राइट आंसर रहेगा पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, पठन अक्षमता ही क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया। और डिस्प्रेक्सिया क्या कहलाती है? वाचन अक्षमता कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। उसको अप्रेक्सिया के नाम से भी कहते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अलेक्सिया का संबंध किससे है? देखो डिसलेक्सिया और अलेक्सिया दोनों अलग अलग होते हैं। अलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता है। तो इसको क्या कहा जाएगा? अलेक्सिया का संबंध किससे है? मित्रों राइट आंसर है सीखने की अक्षमता ही अलेक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सीखने की अक्षमता ही अलेक्सिया कहलाती है, जबकि पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया कहलाती है और लिखने की क्षमता डिस्ग्राफिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न है। डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? पढ़ने की क्षमता से,
लिखने की अक्षमता से, आंकिक या गणना अक्षमता से और तार्किक अक्षमता से। तो डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है आपको जरूर बताना है। राइट आंसर बताइए मित्रों। राइट आंसर है आंकिक या गणना अक्षमता। भाई मैंने क्या बताया था, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मतलब किस में काम आता है, गणित में आता है। तो कैलकुलिया का संबंध आंकिक या गणना से है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, निम्न में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। एक ऐसा कारण है जिसके कारण अधिगम अक्षमता नहीं होती है, बाकी के कारण हो सकती है। तो वो कारण देखना है। मंदबुद्धिता के कारण, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार, शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा का सेवन। तो मित्रों ये बताना है कि कौन से कारण के अलावा ऐसा कौन सा कारण है जिससे अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो साथियों इसका राइट आंसर है शिक्षक की शिक्षण शैली। प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मतलब के अतिरिक्त देखना है कि किसके अतिरिक्त। तो शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त ये जो 3 कारण और दिए हुए हैं, इन तीनों कारणों से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती है। कोई मंदबुद्धिता है तो वो भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शैशवकाल के समय दिमागी बुखार भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न कर सकती है। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा का सेवन करने से भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती है। प्रश्न नंबर आज का 15वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे। कमेंट करके जरूर जाना जितने सही हुए हैं। अधिगम आवश्यकता वाले बालक कम बुद्धि रखते हैं, मानसिक विकास नहीं होता है, एक समान दिखने वाले अक्षरों व वर्णों में भ्रम होता है और दृश्य शब्दों को आसानी से और सीख जाते हैं, आसानी से समझ और सीख जाते हैं। तो अधिगम आवश्यकता वाले बालकों की कौन सी विशेषता है यहाँ पे मित्रों? सही आंसर है तीसरा विकल्प, एक समान दिखने वाले अक्षरों और वर्णों में इनमें भ्रम होता है। अभी तो बताया था मैंने डिसलेक्सिया में बहुत ज़्यादा ये कठिनाई आती है। तो कमेंट करना कितने प्रश्न सही होते हैं हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। व्यक्तिगत विभिन्नता की PDF भी बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूँ अभी कुछ देर में। ठीक है मित्रों।